अगर दुनिया षांडक दीन रावी अगर दुनिया षांडक दीन रावी अगर दीनी रटक दुनिया गछि नाश दछिन अच दीन खौफर अच दुनिया मोहम्मद मुस्तफ़ा दशविन अचन गाश। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। J&K जमहुक बाबरकत दोह तोह सानी सठा सठा मुबारक। माह रमज़ानुक आज 1 तारीख तो मार्च के रतुक आज 22 तारीख और हमारा दूसरे अशरे का आगाज़ हो रहा है। अशरे मगफिरत का परवरदिगार से हम ये दुआ मांगेंगे कि हमारी छोटी बड़ी गुनाहों को बख्श दे और बख्शिश के दरवाज़े खुले हैं। जितना हो सके आप बख्शिश मांगे परवरदिगार से। इनकसारी के साथ गिड़गिड़ा कर वो सुनने वाला है और मांगने वाला बंदा परवरदिगार को बहुत पसंद आता है। जी बिल्कुल, चूंकि आप जुमा मुबारक के हवाले से बात कर रहे थे, बताया जाता है कि आज के दिन एक ऐसी घड़ी भी होती है जिस वक्त आप जो भी दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है। तो अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि हमारे गुनाह बख्श दिए जाए। आमीन। और वो घड़ी हमारे हाथ आ जाए ताकि जो दुआएं हम मांगे वो दुआएं परवरदिगार के दरबार में कबूल हों। वैसे भी माह सियाम में हम कसरत से इबादत में जो है महव रहते हैं और बड़ी अच्छी बात यह है कि हर उम्र के लोग मसाजिद का रुख करते हैं। हालांकि जज्बा मुझे लगता है हर महीने हर सीज़न में ऐसे ही जारी और सारी रहना चाहिए, लेकिन माह रमज़ान की रौनकें अलग किस्म की होती हैं और ये बाबरकत महीना है। तो परवरदिगार से दस्तब दुआ है हम कि हमारे मामलात बेहतर करे, हमारे नाजरीन के मामलात बेहतर करे, क्योंकि जब हम अपने लिए दुआएं मांगते हैं तो हम आपको कभी नहीं बोलते, क्योंकि हम हमेशा आपसे ये कहते हैं कि आप इस एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है, इस वसी तर फैमिली का आप भी हिस्सा है और हम यकीन रखते हैं कि जब आप अपने अपनों के लिए दुआएं मांगते होंगे आप हमें भी नहीं बोलते होंगे। हर दिन की अपनी अहमियत होती है, अफादियत होती है एंड आई एम श्योर आज के दिन के हवाले से हमारे लिए कई जानकारियां लेकर आई हैं। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है और दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने 1992 में ये डिसीजन ले लिया कि हमें इस दिन को मनाना चाहिए और तब से लेकर अभी तक हर दिन जो है इसको मनाया जाता है 22 मार्च को। खैर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजहर ये देखा गया कि हमारे देश का जो ग्राउंड वाटर है ना उसकी लेवल दिन ब दिन कम होती जा रही है। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या खुद इंसान भी जिम्मेदार है इसके लिए। बड़ी हद तक इंसान जिम्मेदार है, यकीनन। जी, चूंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों की जो डिमांड है पानी के लिए वो भी बढ़ रही है। नाउ इट्स अप टू अस, हमें पानी को बचाना चाहिए, उसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमारी जो आदतें हैं उनको अगर हम बदलेंगे वी कैन सेव वाटर, राइट? अनडाउटेडली, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप अभी पानी का जिक्र कर रही थी तो मुझे चक बस्त का वो मशहूर शेर याद आया कि जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। ये उस दौर की बात है, उस कश्मीर की बात है जिस कश्मीर में राह के पत्थर भी पानी मुहैया रखते थे, लेकिन आज उस कश्मीर की हालत कुछ ऐसी है कि झील ढल के किनारे या वुलर के किनारे जब आप होते हैं तो आप वो पानी नहीं पी सकते हैं, आपको बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मसला है, अपने आप में एक ऐसा मसला है जिस पर सोचने की ज़रूरत है और इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, न सिर्फ इनफरादी सतह पर भी बल्कि मुझे लगता है इज्तिमाई सतह पर भी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने कहा कि गफलत हम बरतते हैं, अनडाउटेडली हम पानी की जो पीने का पानी है उसको हम उन चीज़ों में इस्तेमाल लाते हैं जिन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं लाना चाहिए। उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मान के चलें कि गाड़ी धोने के काम में हम उसी पानी को इस्तेमाल में लाते हैं जो पानी अदरवाइज पीने के लिए है और उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी फिल्ट्रेशन होती है, उस पर अच्छा खासा पैसा खर्च आता है उस फिल्ट्रेशन में और पूरे उस जो अमल होता है। तो इसके बरक्स अगर ऐसा होता है कि हम अपने घरों में ट्यूबवेल्स लगवाते और उन ट्यूबवेल्स का जो पानी है ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते थे। या फॉर दैट मैटर देखिएगा खवातीन बड़ी इस हवाले से संजीदा होती हैं कि मेगस पाथ गारुक ठीक साफ रोजन अच्छा पत क्या पेन तम खतर तुम खबर कोता थी आब जाय कर तुम पाइप लगित तुम रोजान तथ फश दिवान, मगर यह कंसिडरेशन मज थी कह आब जाय करान अमिक कत्या नुकसानात पेन तुलन अगर वन पायस पे। इसके अलावा अजहर चूंकि हम प्लेनेट अर्थ से बिलोंग करते हैं जिसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है एंड इट कवर्स अबाउट 71% ऑफ वाटर, जिसमें से करीब 97% जो पानी का है दैट इज सॉल्टी।
وہ پینے کے لائق ہے نہیں، اور اس میں سے 3% پانی جو ہے فریش واٹر ہے جس کو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کو بچانا کتنا ضروری ہے. اس لیے پانی کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پانی بہت زیادہ انمول ہے. پانی کا منصفانہ استعمال، بالکل پانی کا منصفانہ استعمال بہت ضروری ہے. اور عقل مندوں کا یہ کہنا ہے، جن کا آپ ایک ویژن ہوتا ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اسی طرح غفلت برتتے رہے تو عین ممکن ہے کہ اگلی بڑی جنگ پانی کے مسئلے پر ہو سکتی ہے. پروردگار ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں یہ شعور عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی ان نعمتوں کا کس طرح استعمال کریں. خیر، آج جمعہ کرت بابرکت دہ اس کرو پروگراموں دسلاب نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. رسول خدا بے مثال اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ، حسینہ سچم پر جمال اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ، سگلو معطر سچم مشک ادفر، سگلو معطر سچم مشک ادفر، گلابا سچم لا جواب اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ، حسینہ سچم پر جمال اللہ، سچم نور انور سچم شاہ خاور، میں سوئی عید ہند چم ہلال اللہ، رسول خدا بے مثال اللہ، حسینہ سچم پر جمال اللہ، میں چھم بے قراری میں چھم انتظاری، یمنا ودس یم زلال اللہ، یمنا ودس یم زلال اللہ، یو ہے چھم تمنا یو ہے آرزو چھم، بپادن کر سر نثار اللہ، بپادن کر سر نثار اللہ، نظام جہاں پد گو چان باپ، صبح شام تی لیل و نہار اللہ،
صبح شام تئی لیل و نہار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ محمد شو خیر الانام اللہ اللہ محمد شو خیر الانام اللہ اللہ سچی مرسلین امام اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ سؤالی تبارا سؤالی وکارا خدا تسونا السلام اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ گسکنا صبح کے واو مدینس ونک احوال سانی شاہدینس نہنا میون زو مشتاق گومت تو ونہن مرکد سلطان دینس نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید گئی پروگرام بابرکت شروعات یم تعریف تو یس محبت ات مز بیان کرنے یوان چھ پیغمبر آخر الزمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند خاطر تتھ حسن قبولیت تو پروردگار کرن سن جملہ معاملات بہتر تو جمعہ کے رت دہ بابرکت دہ تھی زانان ز اجتماع کی صورتس مز مسجدن ہند رخ کران تو پتہ منگ منگ کران پروردگار سے سن معاملہ تو مسائل گھن بہتر تو آز کر بہ یہ گزارش زِ عالم انسانیت باپت منگو یہ دعا زِ یس کھانا پریشانی کنس تہ انسانس کن تہ جائے کنس تہ نفرس لاحق پروردگار کرن اس سارے تمو پریشانیوں نش تھین اس مچھ سن معاملات کرن آسان تو زانان زِ گڈ مارننگ جن کے پروگرامس مز الگ الگ دہن الگ الگ پژھن الگ الگ مہمانن دعوت دیوان اہد تعلق الگ الگ شعبن ست آسان الگ الگ کامن ست آسان تو آز تہ اسہ أکس سٹھائی معتبر شخصیت دعوت دِژمٕژ یون تعلق کشیر سۭتی چھُ تہٕ أکِس تِتھِس شعبس منٛز یِمو تھٮ۪کٕنۍ لایق کٲم کٔرمٕژ یتھ شعبس سۭتۍ اسہِ سارنٕے ہٕنٛز وابستگی چھِ بالواسطہ کہیے گا یا بلا واسطہ ہم سب اس شعبے کے ساتھ جڑے ہیں اور اس شعبے کے ساتھ بہت ساری امیدیں ہماری وابستہ ہیں ہمارے آج کے مہمان ہوں گے کون اور کس شعبے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے تجسس ذرا برقرار رہے گا کچھ اور لمحات کے لیے ہم پہلے رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے السلام علیکم میں ڈاکٹر الطاف رمضان پارس ہیلتھ کیئر سے بول رہا ہوں میں یہاں ڈائریکٹر نیورو سائنسز کے حیثیت میں کام کر رہا ہوں کئی پیشنٹس ہیں جو سر درد لے کے آتے ہیں جن کو بہت زیادہ شدید سر درد ہوتا ہے یا ان کو کبھی لارن جس کو ہم کہتے ہیں سیجرز ان کا اٹیک ہوتا ہے یا ان کو کبھی جیسے مرگی کا دورہ کہتے ہیں لارنی ہے وہ یا کہیں پہ ایک سائیڈ ان کا کمزور ہو جائے ویکنس ہو جائے تو یہ جو سمٹمس ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے ان سمٹمس کو ہمیشہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ کچھ برین میں پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ سرجیکل ہوتی ہیں اور وہ سرجری سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں جن کو ڈیلے کرنے سے پرابلم بڑھ سکتی ہے تو اس میں ڈاکٹر کو ملنا چاہیے اگر ایسے سمٹمس ہوں کسی کے اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے دیکھیں گے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر کے کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کو اس سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے اور کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں
اور اس کے بعد ان کو ہوش بھی آ سکتا ہے کہ 5-10 منٹ میں ہوش آ جائے یا کچھ سیکنڈز میں ہوش آ جائے. ایسے سمٹمز کو بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کو سیریسلی لے کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یوزولی ایسے پیشنٹ ہسپتال پہنچ ہی جاتے ہیں, لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تھوڑا سا انہیں لگتا ہے ہمیں ہوش آ گیا, وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آگے فردر علاج کرانا ہے. ان چیزوں میں بھی انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے. سی ٹی اسکین ضروری ہونا چاہیے ایک, اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں بلیڈ تو نہیں ہوا. اگر برین میں ہیمریج ہوئی ہے, بلیڈ ہوئی ہے, اس کا پھر کاز ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا کاز ہے. اس کو ہم سرجری سے ٹھیک کریں گے یا اس کو ہم اسٹنٹ سے ٹھیک کریں یا وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوگا. یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں, جیسے ینگ پیشنٹس میں اینورزمس ہوتے ہیں. اینورزم جو ہے وہ ایک خون کی جو نلی ہوتی ہے جو برین میں جاتی ہیں, خون کی رگیں, ان میں تھوڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس سے وہاں غبارہ جیسا بن جاتا ہے جو کبھی پھٹ جاتا ہے. تو ایسی حالات میں اس کا علاج ہے. اس کو کلپنگ کر سکتے ہیں یا اس کو کوائلنگ یا سٹنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اینڈوویسکولر مینجمنٹ, وہ ہو سکتا ہے. تو یہ پیشنٹس بھی سب ٹریٹ ہو جاتے ہیں جو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ ہسپتال پہنچ سکیں. شکریہ. پارس ہیلتھ, پارٹنرز ان ہیلتھ. ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ, ٹائم ہے بچانا. ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان, کرو چاہے کوئی بھگتان, کسی وقت بھی کہیں بھی, سیف ہے, فاسٹ ہے, ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے. لین دین کے ہیں آپشنز کئی, IMPS, NEFT, UPI بھی. 24 گھنٹے کرتے یہ کام, پیمنٹ آسان اور آرام. RBI کہتا ہے جانکار بنیے, چوکنے رہیے. ویلکم بیک. گڈ مارننگ جن کے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے ساتھ ساتھ. آپ چاہیں تو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں, یا کہیں جانا ہو تو ظاہر سی بات ہے ٹی وی کو تو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے, لیکن موبائل فون آپ کے پاس ہے. موبائل فون میں ایپ ہے یوٹیوب. یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک بھی ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سرچ کریں یوٹیوب میں DD کشر, ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ جب چاہے ہمارے ٹرانسمیشن کو 24/7 دیکھ پائیں, اور خاص کر اپنے چہیتے بریک فاسٹ گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارہ جات بھی دیکھ پائیں اپنی اویلیبلٹی کے حساب سے, کیونکہ آپ کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں, لائیو نہیں دیکھ پاتے ہیں, مارننگ میں نہیں دیکھ پاتے ہیں. جب بھی وقت ہو آپ ریکارڈڈ ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں. خیر, آج جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے ان مقدس ایام کے دوران مارننگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن ایک کمٹمنٹ کے ساتھ متواتر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ہماری کاوشوں کو سراہتے ہیں. حالانکہ ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اور ہر انسان کی اپنی جو منصبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں انہیں ایمانداری کے ساتھ نبھانا یہ بہت ضروری ہے. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جس ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں یہ نبھاتے آئے ہیں اس پر اہلیان وادی کو فخر ہے. آپ وادی کے مشہور معروف قانون دان ہیں, آپ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کرگل رہے ہیں, آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹر جنرل کی اسٹیٹ جوڈیشل اکیڈمی بھی رہے ہیں, آپ جونائل جسٹس کمیٹی کے سیکرٹری بھی رہے ہیں JNK ہائی کورٹ میں, اور اس کے علاوہ جونائل ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں, لاگو کرانے میں آپ کا خاصا رول رہا ہے. آپ کے پاس بہت سارا تجربہ ہے آپ کے کام کے حوالے سے, آپ کے پیشے کے تعلق سے. آپ ہیں عبدالرشید ملک صاحب. آپ کا بہت بہت استقبال, بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف آور ہوئے. شکریہ. حالانکہ آپ کے تعارف میں, آپ کی تعریفوں میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن جتنا ممکن ہو پایا آپ کے انٹروڈکشن میں وہ ہم نے آپ سے خدمت میں اپنے ناظرین کی کہہ دیا. لیکن یہ طے ہے کہ آج ہم آپ کی ذات کے حوالے سے, آپ کے تجربات اور کارناموں کے حوالے سے آپ سے ساری جانکاریاں حاصل کریں گے, کیونکہ عام طور پر جج صاحب کا جو اپنا منصب ہے, جب عام لوگ بھی وہاں جاتے ہیں تو بہت ڈر ڈر کے اندر جاتے ہیں, تعظیماً, احتراماً. تو آپ سے یہ ساری باتیں ادروائز ہم شاید کبھی نہ کہہ پاتے, کبھی آپ سے نہ پوچھ پاتے, لیکن آج ہمیں موقع ملا ہے, آپ مہمان کی نشست پر تشریف فرما ہے, تو وہ سارے سوالات ہم پوچھ لیں گے آپ سے جو ہمارا دل کرتا تھا پہلے بھی کہ آپ سے پوچھیں. تو سب سے پہلے جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ قانون کے شعبے کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوئی کیسے, آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے, اور کیا اتفاقاً ہی آپ اس شعبے کے ساتھ جڑ گئے یا خواہش تھی؟ اظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے, آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا. جہاں تک میری ارلی لائف کا تعلق ہے,
टंगमर्ग एक उन दिनों बड़ा दूर दराज गांव था, वानी गांव जिसका नाम था जी। तो मेन रोड से वहाँ 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, फिर गांव में पहुँचते थे जी। तो वहीं पे आई वॉज बॉर्न इन द विलेज। तो मेरी जो इनिशियल एजुकेशन हुई वो उसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल में हुई। इसके बाद मिडिल स्कूल पहुंचा, फिर हाई स्कूल के बाद एक हायर सेकेंडरी में गया। तो इस ये जो हायर सेकेंडरी है इसमें गाड़ी में बस में जाना पड़ता था जी। तो एक दिन मैं बस में चढ़ने वाला था, ये 11th क्लास में पढ़ता था, बस में चढ़ने, तो वहाँ मैंने देखा एक जज साहब आ रहे, मैं नहीं जानता हूँ। जज साहब गाड़ी में चढ़ रहे हैं, बड़ी सिंपल लाइफ। तो मैंने देखा कि लोग इसको बड़ा रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि ये जो गाड़ी में आए ये कौन है? हाँ, सारी सी बात है। उसने कहा ये जो यहाँ मागाम में हमारा कोर्ट है इसके जज साहब। अच्छा। तो मैं सोच में पड़ गया कि इतनी इज्जत लोग इन्हें कर रहे हैं, इतनी सादा लाइफ होती है। तो वहाँ मन बना लिया कि अच्छा। तो वहीं से मैं ठान लिया आपने कि जिंदगी में कुछ करना है तो यही इतना करना है। आज का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये है, इतना नहीं था, लेकिन इसमें हमें अपने उस्तादों से दाएं बाएं पूछना पड़ता था, मशवरे करने का मौका मिलता था। कैरियर काउंसलिंग ये नहीं थी जो आज है। जी। सर, आपसे पहले आपकी फैमिली में कोई इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था? नहीं, बिल्कुल मैं पहली बार। अच्छा। तो मेरी फैमिली से कोई नहीं था। आई एम द फर्स्ट पर्सन। अच्छा। फर्स्ट जनरेशन इन एजुकेशन। अच्छा। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। ओके। मैंने मन बना लिया कि मुझे करना है तो यही करना है। तो मैं इसी में रहा जी। तो इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया अमर सिंह कॉलेज से। तो अमर सिंह कॉलेज के बाद मैंने अप्लाई किया कश्मीर यूनिवर्सिटी में। अच्छा। मैंने पॉलिटिकल साइंस का भी मुझे ऑप्शन था, एजुकेशन का, उर्दू का, लेकिन मैंने सिर्फ लॉ में फॉर्म भर दिया। अच्छा, बस एक ही सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया। जब मैंने फॉर्म भरा, मैं वापस आ रहा था तो मेरे दोस्त मुझे मिला, कहा किस में अप्लाई किया? मैंने कहा मैंने लॉ में किया। कहा आपने बड़ी रिस्क ले ली, आपको उम्मूमन ऐसा नहीं होता, कैंडिडेट्स 2-3 ऑप्शंस करते हैं, लेकिन मैंने नहीं। अल्लाह का करना था, मुझे एक इनर कॉन्फिडेंस थी हो जाएगा। तो जिस दिन मेरा वाइवा वहाँ हुआ, रिटर्न नहीं होता था जी। तो इन्हें 10-12 सवाल पूछे। तो वहाँ जो HOD है उसने मुझे कहा कि आप फीस लेके आना। अच्छा। डेट भी दिया और ये भी कहा कि ब्रिंग योर फी। अच्छा ठीक। तो ग्रीन सिग्नल आपको वहीं मिल गया? वहीं मिल गई जी। अक्सर आज नहीं मिलती बड़ी बात है जी। तो जब मैं उस मंडे को गया तो मैंने बोर्ड पर देखा, सीरियल नंबर 3 पर मेरा नाम था। अच्छा। मैं गया, फिर मेरा एडमिशन हो गया जी। तो मैंने 87 में कंप्लीट की। अच्छा। लॉ डिग्री 3 ईयर कोर्स था इन दिनों जी। तो फिर मैंने लोकल कोर्ट जो हमारा है टंगमर्ग में ज्वाइन कर दिया। लेकिन साथ ही साथ मेरा था कि मेरा आगे बढ़ना है। ओके। वन हैज टू शाइन इन द प्रोफेशन जो आपने। तो फिर मैंने श्रीनगर हाई कोर्ट ज्वाइन किया। हाँ। लेकिन इसी दौरान KCS जुडिशियल निकला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अच्छा। उन दिनों इतनी फैसिलिटी नहीं थी, कोचिंग वगैरह वो नहीं था। तो आपने सेल्फ स्टडी की? मैंने सेल्फ स्टडी की। ओके। तो सेल्फ स्टडी में डिटेल पढ़ना होता है। हाँ। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये है कि इसमें ये इन वैक्यूम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी वेरी एलाबोरेटिव। तो फिर देन आई अपीयर्ड इन दिस KCS जुडिशियल में। जी। तो जब रिजल्ट आया, आई वाज टॉपिंग द लिस्ट। ये 1997 की बात है, मैंने टॉप किया। तो इसी के साथ मैंने ज्वाइन किया ए सिविल जज, मुंसिफ जी कहते हैं। अच्छा। वो मैंने गांधरबल गया मैं। वहाँ से मुझे और एक चार्ज थी कंगन की। तो 1 साल के बाद मेरी प्रमोशन हुई एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कारगिल। तो वहाँ मैं 1 साल रहा। वहाँ के तजुर्बात कैसे रहे? वहाँ मैं जब गया, मेरा ये था कि यहाँ बहुत सारे केसेस होंगे सिविल क्रिमिनल में, लेकिन मैं लिटिगेशन मैंने IC तो मैंने वकीलों से इंटरेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। बिल्कुल सही। और जब लिटिगेंट से मैंने इंटरेक्शन की, मैंने वो सीधा सादा देखे, बहुत इनोसेंट नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा यही बैकग्राउंड है कि यहाँ लिटिगेशन नहीं है, पीपल आर लिविंग ए सिंपल लाइफ। तो ज्यादा लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ 110 केस थे। अच्छा। जब मैं वहाँ से निकला, वहाँ सिर्फ रहे
13 की। तो वो भी बाकी सबका निपटारा हो गया। फिर मुझे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप ऐसा ही करोगे ये पोस्ट ही अबालिश होगा। तो क्योंकि लिटिगेशन ही कम थी, तो वहां से मैं आया श्रीनगर। तो श्रीनगर इट वाज अ वंडरफुल पीरियड इन कारगिल का। अच्छा रहा उनकी वो सादा जिंदगी, वहाँ की ब्यूटी, बाकी चीजें, और लीगल से, और वो जो पीसफुल एटमॉस्फेयर। सही बात है। रूल ऑफ लॉ, जी, लॉ अबाइडिंग है वहाँ के लोग। लॉ अबाइडिंग जी। तो फिर मैं श्रीनगर आया। श्रीनगर में रहा मैं ट्रैफिक में एज मोबाइल मजिस्ट्रेट। तो मैं जब भी किसी गाड़ी को ओवरलोड देखता था, किसी की लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरा था कि इनको एजुकेट करना कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इंश्योरेंस नहीं है, कि आपको अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए कहीं की, आपको कितना नुकसान होगा, यू विल सफर। क्योंकि पनिशमेंट के बजाय ये है कि एजुकेट करना होता है, रिफॉर्म करना होता है, समझाना होता है, दैट इज वेरी सेंसिटाइज करना होता है। तो मैं ज्यादा ये फाइन वगैरह वो जेल वेल का मुझे नहीं, मुझे ये था कि अगर हम सेंसिटाइज करें, इनको अंडरस्टैंड करें कि तो क्राइम रेट खुद कम हो जाएगी, कम हो जाए। ये जरूरी है कि अगर किसी ने जुर्म किया सजा भी जरूरी है, वो डेटरेंट बनता है, लेकिन अक्सर ये देखा है कि रिफॉर्मेशन के लिए एक स्लॉट देना चाहिए हर एक को। तो मेरा यही रहता था इनको। तो मैं 1 साल रहा जी मोबाइल में। जी, और क़िते कलामी के लिए माजरत खा हूँ, आपने अक्टूबर 2022 से एक और अहम जिम्मेदारी संभाली, जिस जिम्मेदारी के हवाले से आपसे हम ज़रूर बात करेंगे, जो जिम्मेदारी आप इस वक्त भी निभा रहे हैं, सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल की जिम्मेदारी, उस पर हम ज़रा देर बाद आएंगे। लेकिन उससे कबल एक और सवाल मेरे जहन में उभरा है, वो ये कि अहम मनसूबों पर फाइज लोग, खासकर जज साहिबान, जिनके इख्तियार में ये होता है कि वो फैसले सुनाएं जिस फैसले से किसी इंसान की ज़िंदगी सुधर सकती है और किसी इंसान की ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है। ऐसे में ऐसी शख्सियात से जब हम मुलाक़ात होते हैं तो उनकी ज़ात के हवाले से जब पूछने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी बनती है वो हमारे नौजवानों के लिए। हमें ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कहा कि आपने LLB ही ऑप्ट किया, हालांकि आपके पास और भी ऑप्शंस थे, लेकिन ये बताइएगा हमें कि जब आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब आपका पढ़ाई का दौर चला, पढ़ाई के दौर में आप कॉन्फिडेंट हो गए थे इस एतबार से कि आप मुस्तकबिल के जज होंगे या मुस्तकबिल के एक बड़े वकील होंगे? कि जब मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबे कानून में एडमिशन लिया, तो वहाँ जो एक तो था कि रेगुलर क्लास में रहना, मुझे ये मन में था कि अब मैंने मन बनाया है कि मुझे जुडिशरी में जाना है, मुझे कुछ करना है। तो इसमें मैं जब अपने गांव से यूनिवर्सिटी जाता था तो मैं सुबह निकलता 7 बजे। 7 बजे श्रीनगर में डेरा भी था, वहाँ जाके कुछ घर से ला के वो वहाँ रख के 10 चीजें होती, फिर मैं यूनिवर्सिटी 9 ही बजे पहुँचता था। क्लास स्किप करना वो तो बात ही नहीं थी। अच्छा, क्लास से निकल के लाइब्रेरी में जाता था, मुझे ये भी था कि वहाँ अपडेट करना है। क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी आपके जहन में सवाल आया पूछ लिया टीचर से, तो एक दूसरे की मदद भी करना, मैंने नोट बनाया, वो शेयर करना है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। लेकिन एक जिम्मेदारी थी, एक एहसास था कि ये करना ही करना है। और इसके साथ साथ आखिर तो मनशे बारी ताला होता है जहाँ हर, लेकिन अगर आप सिंसियरली अपने गोल को परस्यू करें, ऑनेस्टी से, कमिटमेंट से, डेडिकेशन से, मुझे अपने कैरियर से लगा कि क्या ये मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। और जो हमारे बच्चे आज उनके ख्वाब हैं, और अगर वो सिंसियरली उन पर कंसंट्रेट करके मुझे लगता है मेहनत करें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही बात। तो जब कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी मैंने किया, सेमेस्टर के बाद दूसरा तीसरा मैं अपनी परफॉर्मेंस को भी देखता था, वेदर आई एम डूइंग वेल, तो वेदर आई एम लर्निंग, वेदर आई कैन फेस द एग्जाम। और उस दौरान में हाई कोर्ट भी आता था, जब कोई वहाँ कोर्ट में बैठता था, बड़े वकीलों के जो आर्गुमेंट्स हैं, जजों के जो हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जाता था, उनसे सिलेबस लेके, ये बहुत पहले शुरू किया पहले से ही आप इसमें गहराई कनेक्ट होना है आपको, न सिर्फ इस ये जो आपका गोल है इससे कनेक्ट, बल्कि इसका जो सिलेबस है, किताबें हैं, जनरल नॉलेज है, अखबार है, बाकी चीजें हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। और मलिक साहब, कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज को अपना ओढ़ना बिछोना बनाते हैं, उसके बाद कामयाबी हासिल
ہونا وہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، اور آپ کے ساتھ جو سلسلہ کلام ہے یہ جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال ناظرین رکنا ہوگا ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہیں ہمارا، آپ کا، ہم سب کا پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ ڈیٹ کے. میرے پاس تو کئی لائفز ہیں، مجھے لائف انشورنس کی کیا ضرورت، لیکن آپ کے پاس تو ایک ہی لائف ہے. اپنی فیملی کو سیکیور کیجئے LIC کے ساتھ. LIC زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی. نیور بیمار ہیکہ چاروین جسمانی نقصان واتنویت. علامت چھے زیون تالس ماس بیرن تو نیورین آب بست کھسن، لال وسن، کھینس کم مازن، تاپ کھسن تو دود کم دیون. بھارت سرکار طرف چھو اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرامس تحت مفت ویکسینیشن تو ٹیگ لاگنک سلسلہ شروع کرنا آمد. فیلڈس مز موجود عملس ست کریو فل فور رابطہ. جاری کردہ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ، اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر. ویلکم بیک، دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب عبدالرشید ملک صاحب، ہو از کرنٹلی ورکنگ ایز سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایٹ ہائی کورٹ. سر، چونکہ آپ جو یہ ہے لیگل سروس اتھارٹی ہے اس کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں، ہمیں بتائیے گا اب جو لوگ ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں فیس وغیرہ، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جو لیگل ایڈ کلینکس ہے کہاں کہاں پر اویلیبل ہوں گے؟ دیکھیے، جو لیگل سروس اتھارٹیز ایکٹ ہے جی، اس میں جو سیکشن 12 ہے، جی، سیکشن 12 جو ہے وہ کچھ کنسیشنز دے رہا ہے، چاہے اولڈ ایجڈ ہے، ڈسیبلڈ ہے، چلڈرن ہیں، ویمن ہیں، شیڈول کاسٹ ہیں، شیڈول ٹرائب ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو فری لیگل اسسٹنس ہے، فری اینڈ کمپیٹنٹ لیگل سروس ہے. اگر ان کا کورٹ میں کیس ہے تو ان کو مفت وکیل دینا ہے، ان کی پلیڈنگز جو ہے وہ تیار کرنی ہے. یا اگر ان کو دقت آ رہی ہے، جو بھی ہمارے سوشل ویلفیئر اسکیمز یا کچھ ہیں، یا ان کو پرابلم ہو رہی ہے، کبھی آپ دیکھ رہے ہیں انسان کو لیگلی کوئی ایشو آتا ہے، وہ کہتا ہے میں کس سے مشورہ کروں، اگر میں، اور یہاں سے غربت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اگر کورٹ میں جاؤں ہم وکیل کو پیسہ دینا ہے، میں کیا کروں گا، میں افورڈ ہی نہیں کر پاؤں. اسی کے یہ جو ہے اس میں جو امپاورمنٹ آف پور اینڈ ڈاؤن ٹراڈن، جو یہ لیگل سروسز اتھارٹیز ایکٹ ہے، اس کا جو اسپرٹ ہے وہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیز پیپل. ان لوگوں کے پاس ہمیں جانا ہے، لیگل سروس اتھارٹی، ہمیں ویٹ نہیں کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو ایکٹ ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو کوئی نہیں تڑپے گا لیگل ایڈوائس کے لیے، لیگل سروس کے لیے. تو ان حالات میں لیگل مشورہ بھی جو ہے وہ لیگل سروس اتھارٹی پر یا لیگل ایڈ کلینک پر جا کے اپنی گریوینس جو ہے وہ پیرا لیگل والنٹیئر اور وکیل کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. اینڈ ہی ول گیو ہم دا سجیشن، ہی ول گیو ہم دا سجیشن. کبھی میاں بیوی میں آپس میں انبن ہوتی ہے، کوئی مسئلہ، اور بیوی کہتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، کس طرح میں، اس میں کیا حل ہے، اس میں میڈیشن ہوتی ہے، افہام تفہیم ہوتا ہے. یہ جو لیگل سروسز اتھارٹی، ان کو برج بننا ہے ٹو ریزالو دی کنفلکٹ ان دی سوسائٹی، کنفلکٹ ان دی فیملی. جونائل جسٹس کمیٹی کے بھی آپ سیکرٹری رہے ہیں JNK ہائی کورٹ میں، اور اس جونائل ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے جس طرح میں آغاز میں کہہ رہا تھا آپ کے تعارف میں، آپ کا خاصا رول رہا ہے. یہ بتائیے گا ہمیں کہ اس ایکٹ کا بنیادی اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے اور کس طرح اس سے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ جو جونائل جسٹس، اس میں لکھا ہے کیئر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن، اٹ از مینٹ فار کیئر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن. اچھا، یہ جو بچے ہوتے ہیں جب وہ لیگل سسٹم کے ساتھ ان کنفلکٹ آتے ہیں، ایک تو ان کا بچپن ہوتا ہے، یہ بڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کی میچورٹی نہیں ہوتی، 18 سال سے کم ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو ایڈلٹ ہی ٹریٹ کریں تو ان کا شریر جو ہے، ان کا ذہنی جسمانی، ایک تو یہ ریفارم نہیں کریں گے، دوسرا ان کو سپریشن ہوگا. اس لیے ایک چائلڈ فرینڈلی اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے. اور اسی لیے اس میں جو جونائل جسٹس ایکٹ ہے، اس میں 2 قسم کے بچے آتے ہیں. ایک چلڈرن ان کنفلکٹ ود لا،
दूसरे हैं चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वो होंगे जिनको आप कहते हैं किसी ने चोरी की, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने और खता सरजद हुआ जो कि कानूनन जुर्म है। इसके लिए एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है और इसमें जो पुलिस का रोल होता है उनको हम कहते हैं चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। इस बच्चे को गिरफ्तार नहीं करना है, थाने में नहीं रखना है, कोई अजियत नहीं देनी है। इसको आहिस्ता आहिस्ता जो पुलिस से लेके कोर्ट तक यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तक ट्रीट करना है एक चाइल्ड, और चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच ही होना चाहिए, कोई एडवर्सेरियन अप्रोच नहीं होना। और बच्चे को अगर प्रूव भी जुर्म हो जाए सजा नहीं होती, उसके लिए रिफॉर्मेशन होती है, रेस्टोरेशन होती है। और जब इसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश करते हैं वहाँ बोर्ड होता है, एक जज साहब होते हैं जिसे हम प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कहते हैं, और 2 मेंबर होते हैं। एक सोशल जस्टिस का होता है, दूसरा भी मेंबर होता है जो ये देखता है कि बच्चे का जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है क्या वजह है, इसमें फैमिली बैकग्राउंड मत है, इसमें वो चीजें मत है कि इसकी कंपनी जो है वो खराब पड़ गई, इसमें इकोनॉमिक प्रेशर मत इस बच्चे को, इसमें कुछ फिजिकल प्रॉब्लम मत बच्चे को है, इसमें कुछ आइसोलेशन मत होते हैं, वो इशू मत है। ये सारे जो हैं इसमें स्टडी होते हैं और इंक्वायरी होती है। और साथ ही साथ अगर इस बच्चे को जरूरत पड़े रिफॉर्मेशन की, क्योंकि इसमें एनजीओज का भी रोल है बिल्कुल, वो भी इस बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, इसको समझाते हैं बाकी चीजें, और फिर इसके पेरेंट्स के साथ डायलॉग होता है, मदर के साथ होता है, सोसाइटी के साथ होता है, एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच होता है। ये बोर्ड हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होते हैं ना? ये तो बोर्ड हर एक में, हमें यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट है या लेह और कारगिल है, वहाँ भी ये बोर्ड है, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हैं, 2 मेंबर इसमें हैं, और जो वो बच्चे होते हैं इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, वो बच्चे आप देख रहे हैं, आप जाते हैं एक बच्चा बेगिंग कर रहा है, बिल्कुल आप भी बच्चा मजदूरी में है जी, बच्चा कहीं हार्डशिप में है जी, फैक्ट्रीज में है। आप जब भी रास्ते में चलते हैं एक बच्चा आता है कुछ दे दो मुझे, हम जेब से कुछ निकाल के देते हैं, वो बच्चे को एम्पावर नहीं करता है। बिल्कुल सही। बच्चे को ही नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन। ये देखना है कि जब ऐसा बच्चा है कि ये क्यों इसमें आया है, इसका वक्त इस वक्त स्कूल का है, एजुकेशन का है, स्किल डेवलपमेंट का है, पर्सनालिटी क्या इसके ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में है, तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर में इसमें ये बच्चे जरूर आते हैं जो नेग्लेक्टेड होते हैं या ब्रोकन होम होता है, वो वहां से भाग जाते हैं, गुर्बत होती है। ये उन बच्चों के लिए यही जुवेनाइल जस्टिस है। इसके लिए सोशल वेलफेयर जो है चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड है, बैगिंग में आया, इसको प्रोड्यूस करना है चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड में, और वहाँ राइट टू एजुकेशन है, इसको स्कूल में लेना है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं। तो अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ हम वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स कनेक्ट करें, जोड़ दें, और हमें सही कंसेप्ट हो इसको इम्प्लीमेंट करने का, तो इसमें जो सपोर्ट है गवर्नमेंट का वो भी होता है। इसमें यह है कि जो इसके जो इंचार्ज है, दोज हु आर रेस्पॉन्सिबल, जो इसमें स्टेक होल्डर्स है, चाहे पुलिस है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, अगर ये मिलजुल के कोऑर्डिनेशन से काम करें तो हम इन बच्चों को वी कैन रीच आउट टू देम। राइट। अच्छा, इसमें एक सवाल उभर रहा है मेरे जहन में, इससे कबल कि हमारा अपना सवाल पूछे, वो ये कि अगर हम कहीं पर देख रहे हैं कि जबरन कहीं पर किसी बच्चे से मजदूरी कराई जा रही है, हजारियस काम कराया जा रहा है, तो उसमें एक आम इंसान की क्या जिम्मेदारी बनती है, किन से हमें राब्ता कर लेना चाहिए? हाँ, एक तो इसमें हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है जी, एक तो इनका रोल बनता है, दे हैव टू सी टू इट। दूसरा जो हमारा ये चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज है। तीसरा हमारा पुलिस, who they can also take cognizance of it under the Juvenile Justice Act. तो उस बच्चे को जो ये हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं उनके पास पेश करना है, वो दे विल रीच आउट टू हिम, दे विल सी कि इसके साथ क्यों ज्यादती हो रही है, और अगर इसका स्टेज है एजुकेशन का, ही हैज टू बी एडमिट, इसके जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो इंश्योर करने हैं। यू कैन नॉट डू इट, इट इज जो एक छोटे बच्चे को आप उसे मजदूरी करा रहे हैं, घर में रख रहे हैं, फिर बड़ा हैवी वर्कलोड डाल रहे हैं, एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, इसे मैं ये है कि इसे बड़ा गुरेज करना चाहिए हमें। और मैंने देखा कुछ लोग बड़े अफसर भी होते हैं, एजुकेटेड, फिर भी मैंने ये
कहीं देखने में आता है कि वहाँ छोटे बच्चे काम करते हैं। जब वो अपने बच्चे को पढ़ाए, उसके लिए ट्यूशन करे, लाड प्यार से, इसकी कॉन्शियस कैसे परमिट करते हैं कि एक माइनर को, हाँ अगर रखे देन एम्पावर, गिव हिम एजुकेशन, ताकि he will develop। तो ये इंसानियत का बुनियादी उसूल भी है। और दूसरी बात है, अगर हम बच्चों के साथ अगर ये ग्रो नहीं करेंगे तो ये बड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, बिकॉज दे विल बिकम डिलिंक्वेंट, दे विल बिकम क्रिमिनल, दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, और इससे हम जो हमारा फ्यूचर जो है, मुझे लगता है इस पर एक दबाव आ जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन। और दूसरी बात है, आप देखते हैं सुसाइड बच्चे, छोटे बच्चे या जो कॉलेजों में होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, कुछ साल पहले आया कि एक बच्चे का इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया तो वो फेल हो रहा था, उसने पेरेंट उसको फेस नहीं किया, ही कमिटेड सुसाइड। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो उसके जो वालिद था उसने रिचेक कराया उसका, पहले रिजल्ट आया, ही वाज डिसअपॉइंटेड, फिर जब रिचेक हुआ वो ही वाज टॉपिंग। तो जिस एग्जामिनर ने उसकी जो इवेल्युएशन की थी, क्या नहीं लगता है इसने वायलेट किए थे उसके बच्चे के राइट्स। और दूसरी बात, एक वालिदीन को डायलॉग ओपन रखना चाहिए अपने बच्चों को, और बच्चों कम्युनिकेशन के उतनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जिन पर वो खरे उतर पाए, ऐसा नहीं कि वो उसी प्रेशर के नीचे दब जाए। यस, हर एक बच्चा एक इंस्टीट्यूशन होता है। बिल्कुल सही। डोंट कंपेयर यूर सेल्फ विद अदर, अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ। अगर हम वो करेंगे जो उस बच्चे में टैलेंट होता है, यू विल नेवर गेट इट, यू विल नेवर, और वो ग्रो नहीं करेगा। ये चीजें बहुत जरूरी है व्हाइल डीलिंग विद चिल्ड्रन, एंड हियर द चिल्ड्रन पेशेंटली, सब्र से उनका सुनो। वो सब्र हम में नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये ज़रूरी होता है लिटिगेंट्स के लिए जस्टिस को एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली कोर्ट जाना चाहिए, या उसके बाहर भी हम सेटल कर सकते हैं अपने मसलों को, कोई मीडिएशन होगा इस किस्म का? देखिए, जब अदालत में केस आता है जी, ऐसे 70-80% केसेस हैं जिनमें अफाम तफहीम की गुंजाइश है जी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जज साहब की जी। जब आप पार्टीज को जब आते हैं पहली बार, तो इसे मौका देना है उनको कि इस मामले में अफाम तफहीम की जरूरत है। आप लीजिए, एक हमसाया कंस्ट्रक्शन कर रहा है, दूसरा गया उसने इसको ऑब्स्ट्रक्ट किया, आपका पानी आ रहा है, छत का पानी आ रहा है, नजदीक हो रहा है, फायर गैप नहीं रह रहे, बिल्कुल, क्या इस पर 10 साल केस चले, 12 साल, इनको एज नेबर्स रहना है, दे हैव टू लिव विद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो जज साहब का ये है कि ऐसे केस में वो दोनों को समझाए विदाउट कंप्रोमाइजिंग हिज जुडिशियल पोजीशन। वकला जो उनको होते हैं उनको समझाए कि कबल इसके कि लिटिगेशन में आ जाए, इसमें हल है, इसमें हल है कि आप अफहम तफहीम कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। और इसके लिए मीडिएशन है। आप देखते हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीडिएशन सेंटर है, हाई कोर्ट में है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में वहाँ एक मीडिएटर होता है। जज साहब जब ये रेफर करता है उनको मीडिएटर बुला के इनके साथ सेपरेटली डायलॉग करता है और फिर एक्सप्लोर करता है, पार्टीज खुद ही इसमें हल देती है, मगर बशर्ते कि हमें वो आर्ट हो, स्किल हो, वो टू एक्सट्रैक्ट दैट सोल्यूशन फ्रॉम द पार्टीज। कभी ईगो सिस्टम होता है, कभी कोई मिसलीड होता है, कभी ट्रस्ट एंड लेक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है, वो चीजें जो है वो हमें सॉर्ट आउट करनी होती है। सो मीडिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेस टू जस्टिस। सर, चूंकि आप सेशन जज भी रह चुके हैं, बताइएगा हमें जो जजेस हैं उनका क्या रोल है समाज में, पर्टिकुलरली अगर हम लीगल सिस्टम की बात करें। और चूंकि मैं भी देखती हूँ यूजुअली जो जजेस हैं उनको बहुत सारे केसेस रेगुलरली हैंडल करने होते हैं, लाइक दे डील विद हंड्रेड्स ऑफ केसेस। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो क्या सोचते हैं, हाउ दे यूज्ड टू थिंक? एक जज जो होता है ही इज लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। खुद क्या है, उसका सोच क्या है जी, वो एक बात है। दूसरा है कि आईन, आईन में क्या है, यू स्पीक ऑफ सोशल जस्टिस जी, इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्स। जब वो जज साहब कोर्ट में होता है उसे हमेशा जहन में रखना चाहिए, आई एम अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड, ही हैज टू हियर द वॉइसलेस, ही हैज टू हियर द पुअर, डाउन ट्रॉडन, दोज। जब गरीब और अमीर का कंटेस्ट होता है कोर्ट में, जज को पहले उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। आई लीगल एड की बात, आई मीडिएशन की बात हो गई, वो बात। दूसरा ये कि एक जज साहब का जो प्रोसीजर है, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। ये कोर्ट में एक लीडर होता है जिससे अपनी लीडरशिप
ऐसे प्रूव करनी है कि डिले ना हो, डिनाइल ना हो, किसी फ्री को ये ना लगे कि मुझे नहीं सुना जा रहा है। एक ये हैज टू एंश्योर फेयरनेस और खुद न्यूट्रल रहना है। दूसरी बात ये जो है हम देख रहे हैं डिले हो रहा है कोर्ट में, इस डिले में हम कहते हैं जज साहब भी जिम्मेदार नहीं होता, आप भी देख रहे हो एज ए लॉयर। इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, केस आया इसमें उसी दिन फैसला नहीं होगा, ये गवाह पर है, शहादत पर है, और उस गवाह को फेयर रहना है, कोर्ट से सच बोलना है, फिर जज साहब को इस मार्शल करना है, अप्रिशिएट करना है कि किसका हक बनता है। उस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसीलिए अब कहते हैं पहले अगर पार्टीज में कंप्रोमाइज हो जाए, मीडिएशन हो जाए, अफहम तफहीम हो जाए, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें जज साहब को कोई चारा है नहीं। आप लीजिए किसी का कत्ल हो गया, किसी का सीरियस, जिसमें सोसाइटी की स्टेक्स होती हैं, रूल ऑफ लॉ की स्टेक्स होती हैं, आम इंसान के तहफ़्फ़ुज़ का होता है, वो सीरियस नौयत के होते हैं। उनमें न सिर्फ जल्दी से जल्दी इंसाफ देना है, लेकिन वो मामले जो है वो मीडिएशन में सीरियस ऑफेंसेस नहीं जा सकते। राइट, कांट कंप्रोमाइज। जी मलिक साहब, आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा और एक और वक्फे के लिए। हम यूं गए और यूं आए। नमस्ते बेटे। आंटी, आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। आपका एक दफ़ा फिर इस्तकबाल गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में। हमारे साथ हैं आज फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और इस वक्त के हाल के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल अब्दुल रशीद मलिक साहब, और जो आपकी इस वक्त की मनसबी जिम्मेदारी है, हम चाहेंगे कि उस पर भी आप रोशनी डालें। हम ज़ाहिर है कि जब मैं जुडिशल ऑफिसर बना, इससे पहले मैं वकील रहा 3-4 साल 5 साल, तो जब इसके सुपर एनिमेशन के बाद मेरे मन में वही ख्याल आ रहा था कि मैं तो वकील रहा हूँ जुडिशरी के। एक तो इट इज़ अ जुडिशल फैमिली, जज साहब होते हैं, वकील होता है, पार्टीज होती हैं, तो इस जुडिशल फैमिली के साथ हम एक्लिमेटाइज होते हैं। सही बात है, यानी इससे बाहर हमारा तजुर्बा इसमें होता है। सही तो बात है। मैंने ये जहन में फिर आ गया कि वाई नॉट टू शेयर माई एक्सपीरियंस एज ए लॉयर नाउ। अच्छा, तो इस ट्रांजिशन में टाइम लगता है। आप जज रहे, फिर आप वकील आ रहे हैं, इट टेक्स टाइम। तो वो ट्रांजिशन में मैं पिछले 1.5 साल से सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा, तो ये वो ट्रांजिशन से वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो वेव लेंथ हो रही है वहाँ से यहाँ आके। और एक वकील का जो रोल है इसका बहुत बड़ी स्पेस होती है, आईनी लिहाज से, उसके पेशे के लिहाज से, लेकिन वकील का भी जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई होना चाहिए। यानी कि मैं इस वक्त गवर्नमेंट के साइड से हूँ, वहाँ भी आपका जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो बहुत कंप्रोमाइज कहीं पर नहीं होना, कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ एज ए गवर्नमेंट लॉयर, एज ए सीनियर एडिशनल, यू हैव टू कोऑपरेट विद द कोर्ट, क्योंकि ये टू अराइव एट ए जस्ट कंक्लूजन, यानी इंसाफ हो, इसके हम स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगा मुझे इससे बड़ा प्यार है इस पहले वकील होना, उसके बाद जज होना, और उसके बाद दोबारा वकील होना, ये जो ट्रांजिशंस हैं, ये चीजें जो हैं, इसमें भी आपकी जो पर्सनालिटी है वो मैटर करती है। सही बात है। सर, ये भी जानना चाहेंगे एज एन एडवोकेट आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं या बीइंग जज? What was more, exciting? एक मेरा यह है कि जो जज है या वकील है, इनका जो गोल है वो एक ही होता है। सही बात है, कि to deliver the justice, to contribute to the delivery of justice and access to justice. सही। देखिए, अगर वकील मेहनत करें, ये मेहनत के साथ जज साहब के साथ फैक्ट्स रखें सिंसियरली, और अपने जो इसका क्लाइंट होता है उसके साथ इंटरेक्ट करके तैयार रहे, मुझे लगता है कि डिले कम होता है।
एग्जैक्टली। वकील आ गया, उसने कहा मुझे मोहलत दे दो। आप नहीं समझते इसमें 15 दिन 1 माह ज़ाया हो गया। इसमें मेहनत की ज़रूरत है, आज भी होमवर्क करना पड़ता है। ये जो वकालत है ना, आप एक तो आपको अपने फरीज़े जो है वो अंजाम देना है, रिलीजियस हो और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है। लेकिन डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, इनको अपडेट करना है, या प्रोफेशनल हो, आर्टिस्ट हो। सही बात। अगर आप स्टेटस को अप्रोच में आए तो फिर मुझे लगता है आपको एक तो पेशे में आपको वो मजा नहीं आएगा, दूसरा ये इररिलेवेंट हो जाते हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल, सही बात, यू कैन नॉट कंट्रोल एंड यू कैन नॉट हैव इनर सेटिस्फैक्शन। वेरी राइट। आप जब केस लेते हैं, इसको मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, केस ला देखते हैं, फिर आके पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। यही नहीं कि मैं ही करेक्ट हूँ, आई एम नॉट करेक्ट। कोर्ट में डायलॉग होता है, जज साहब आपको क्वेरीज करते हैं, आप वापस, आपको अदर साइड भी होता है। इस माहौल में ये एक लीगल बैटल होती है, लेकिन हम सब की कोशिश होनी चाहिए दैट वी विल डू जस्टिस एंड वी विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आज वर्ल्ड वाटर डे भी है, आपने वाटर बॉडीज या जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत काम किया, पर्टिकुलरली अगर हम डल लेक की बात करें तो। देखिए, जो पिछले ये जो फ्लड सिचुएशन आई सितंबर 2014 में, हम सबों को सबक मिला कि हमें किस तरह जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो वाटर बॉडीज है, इनको कैसे, हमारे घरों में पानी आया, हम पानी में रहे सारा, क्या उसमें वो जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस थी जो हम रास्ते में बनाते, नाले में बनाते, क्या वो जिम्मेदार नहीं थी? बिल्कुल थी। बिल्कुल। क्या हम बहुत देर तक इसमें नहीं रहे कि हमें कब, क्योंकि पानी वहीं गया जहां इसका रास्ता था। सही, उसने अपने पानी अपनी जगह बना ही लेता है, वो बना ही देता है। इसके साथ साथ जो हमारा डल है बड़ा विरसा है हमारे लिए। इसमें एक बच्चे ने, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसने चिट्ठी लिखी चीफ साहब को कि डल जो है वो खराब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। वही चिट्ठी PIL बन गई, पब्लिक इंटरेस्ट, पिछले 20 साल से वो चल रही है। और इस डल को हमें बचाना है। इट इज नॉट ओनली आवर एसेट, बिल्कुल ये हमारी इमेज है, हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी, मुश्तरका जिम्मेदारी, मीरास है। सही। तो डल में मैं रहा, जो यहाँ एक्सपर्ट कमेटी कोर्ट ने दी थी, मैं उनके साथ भी रहा, उनका भी यही कंसर्न था कि डल को बचाना है। लेकिन डल को सिर्फ गवर्नमेंट और कोर्ट नहीं बचा, डल को हम बचा सकते हैं, आम इंसान, हर आम इंसान बचा सकता है। बिल्कुल सही। इसलिए मेरा यही है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर वाटर बॉडीज, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इकोलॉजी। और जम्मू कश्मीर का जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, वो ऐसे इसीलिए कायम दायम। बिल्कुल सही। और जो लॉज है रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एक्ट हो, कंजर्वेशन एक्ट, वो सारी जो है, वाइल्ड लाइफ एक्ट हो, हमें लोगों को एजुकेट करना है, हमें लोगों को समझाना है कि ये हमारा एसेट है, ये बचाना है, और इसके लिए हमें अपना माइंड सेट जो है वो पॉजिटिव रखना है। मलिक साहब, ब्याख अहम चीज मेरे जहनस मज बड़ दिलचस्प सवाल सह अकिस वकील सद हैसियत तुम वारियाह केस कंटेस्ट करमत करान तसिव, मगर अकिस जज सद हैसियत आसन तुह खबर कथान केसन पे फैसले बोजनमित, मगर तमो केसों मज कह तुथ केस युस तुहंदिस जहनस मज वुनकनस ताज़ा गसान छु या अक्सर तो याद पेवान छु? तो बस अनंतनाग प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, मे वुच अख लेडी अख आई, अमिस बच्चे सत खोन मज बच्चे, अमिस बस गवाह रटान अकिस मर्डर केसस, मगर ये लेडी वुचान ये हेकान वनित कहीं, शायद अमिस वकील वन सम कर कत कह, मे वुच बड़ अम सद इसके चेहरे से वो अफसरदगी, हेल्पलेसनेस टपक गई। तो मैंने उससे कहा क्या बात है, क्या जाएगी, बह कर कत, मगर जैसे मैंने इसको कहा आप बैठो, मैं अस करो पत कत, तान बजे आख ब्रेक, मैंने अपने इसको जो वहाँ हमारा स्टाफ होता है कहा इसको चैम्बर में लाओ। मैंने ये भी सोचा शायद उसे कुछ कहना है, ये कह नहीं पा रही। मैंने इसे बिठाया, ये बहना में वन क्या दिल, बिजली फीस बिल आमज, यह 7,000 रुपये, मे यूता पावर जोलमुत कह, बह गयस तमिस इंजीनियरस बिजली दपान से मे ज्यादा थोमुत, तम
بوز پتہ گیس بہ ایس ڈی ایمس پتہ گیس باغس مگر میون بوز مے بوز یہ جج صاحب آمت یہ بوزان سارے پائے سوئے امید. تو میں نے اسے کہا ہاں میں نے وکیل کو لایا کہا اس کو فری لیگل ایڈ دے دو. یمس دون درخواست لکھت تو سان مے نش ایز ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی چیئرمین لیوکھ میں امس AAS ژٕ دِ سا مےٚ یتھ ڈِٹیل ییٚمِس کوتاہ پاور چھُ. أسۍ آو نہٕ دوٚیمہِ دۄہ کینٛہہ. مےٚ لیٚچھ اَتِکِس ڈِپٹی کٔمِشنَرَس چِٹھۍ کہِ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ آو نہٕ مےٚ نِش کینٛہہ تہٕ یہِ ہسا چھُ ییٚمِس یُس یہِ ایپلِکینٹ چھُ أمِس چھُ کانسٹیوشنل رایٹ تہِ یہِ آیہِ مےٚ نِش ایز ڈِسٹرکٹ لیگل سٔروِس اتھارٹی تہٕ مےٚ چھِ رایٹ ژےٚ وَننٕچی تہٕ دوٚیمہِ دۄہ سوٗز ڈِپٹی کٔمِشنر ایگزِکیوٗٹِو اِنجیٖنر یہِ لیڈی تہِ آیہِ. یہِ أمِس چھُ اورَے حِساب کوٚرمُت دوٚپُن 7,000 چھُنہٕ کینٛہہ أمِس چھُ 15,000 مگر مےٚ ووٚن أمِس کہِ یہِ چھُ بِلو پاورٹی لاین اَتھ چھُ أمۍ دوٚپ یہِ گژھِ 7,000 مگر یِمو کوٚر أمِس بِجلی ریسٹور. تَمہِ پَتہٕ ووٚن أمۍ لیڈی دوٚپُن ہے مےٚ چھُ بیٛاکھ کیس تہِ ییٚتہِ کیٛازِ دوٚپُن ہے مےٚ چھُ خانٛدارَس گوٚمُت ایکسیڈنٹ چوٗنٛکہِ سُہ چھُ گرس منٛز مگر تَس چھُ کَلس لوگمُت سُہ چھُنہٕ کٲم کار ہٮ۪کان کٔرِتھ سُہ کیس چھُ ییٚتی. مےٚ اَننو یہِ کیس یہِ واقعی پوٚز أمِس سکوٗٹر سۭتۍ آمُت ایکسیڈنٹ گوٚمُت کَلس لوگمُت پَتہٕ گوٚمُت یہِ ڈِسایبل أمِس ڈِسایبلٹی سرٹِفکیٹ تہِ. مےٚ اَننٲو اِنشورنس کمپنی دوٚپمَس ییٚمِس چھِ لاسن تہِ ییٚمۍ یہِ کوٚرمُت چھُ یتھ کرو کمپرومایز. اتھ کیسس گوٚو کمپرومایز أمِس دِکھ 4,70,000 تہٕ وۄنۍ چھِ یہِ چک تیار. اِن د مین وایل دوٚپُکھ یور یی چیف جسٹس آف انڈیا اور تٔمِس ٲس اناگریشن کرٕنۍ میڈیشن سینٹرس تہٕ یہِ چک دوٚپُکھ سُہ دی ہے پانے یِم نا یِم جان یِم نا یِم غریٖبن سُہ کرِ انٹریکٹ تہٕ مےٚ زون مُنٲسِب کہِ یہِ چک دِمہٕ بہٕ ییٚمِس یہِ چھِ ساروِیو کھۄتہٕ غریٖب. ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ اناگریشن گٔے أمِس دِتۍ تٔمۍ چیف جسٹس صٲبن یہِ چک أمۍ ووٚن أمِس آو ٲش أمِس ییٚمۍ جج صٲبن کوٚر مےٚ یہِ مدد تٔمۍ دوٚپنس یِم ٹرایل ججز چھِ یہِ چھِ سٲنۍ ڈیوٹی یہِ چھُنہٕ یہِ ہماری ڈیوٹی ہے. وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ أسۍ چھِنہٕ بوزان چھُ جج صٲب. یہِ چھُنہٕ یُس مےٚ تۄہہِ اِنسٹانس منٛز یہِ چھُنہٕ بوٚڑ کیس کینٛہہ مگر تُہۍ وٕچھِو اکھ گٔے تٔمِس بجلی مُمکِن چھُ خبر سُہ کُس ڈیسپریٹ گژھِ ہے سُہ کُس قدم قدم تُلہِ ہُمہِ سۭتۍ گٔے سۄ ریسٹور یُس مےٚ دوٚیِم کوٚر سُہ گوٚو اَمہِ سۭتۍ کہِ جب ہم سُنتے ہیں پیشنس گژھِ ہمیشہِ تھاوُن اینڈ ججز مسٹ ہیو لاٹ آف پیشنس. بالکل صحیح. اچھا اَسہِ نِش چھُ 1 مِنٹ اتھ 1 مِنٹس منٛز یژھو أسۍ زِ تُہُنٛد پیغام واتناوو أسۍ نوجوان ؤکیٖلن تام تہٕ تِمن دوستن تام یِم آسن ایسپایر کران زِ أسۍ گٔژھۍ جج بنٕنۍ. یِم زن سٲنۍ وکلا حضرات نٔے چھِ خاص کر تِمن چھِ وٕنکیٚس اکھ اپارچُنٹی ایج چھِ تِہنٛزِ سایڈٕ سرکمسٹانسز چھِ ینگ چھِ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہُنٛد دور چھُ وٕنکیٚنس چھُ واریاہ ایکسیس ٹُو لاز مٹیٖریل لیٹسٹ ججمنٹس تِمن چھِ یِہوے سنسیر اپروچ تھاوُن. تِم ہٮ۪کن جان ؤکیٖل تہِ بٔنِتھ تِم ہٮ۪کن جان جج تہِ بٔنِتھ تِم ہٮ۪کن سیاست دان لیٖڈر تہِ بٔنِتھ سوشل ؤرکر تہِ بٔنِتھ. یُس یہِ وکالتُک پیشہٕ اکھ چھُ یا لیٖگل پروفیشن چھُ یہِ چھُ یوٗتاہ ہیوٗج کہِ یہِ چھُنہٕ کٲنٛسے کران ڈِساپوینٹ کینٛہہ مگر اتھ چھِ یِہوے اکھ ضروٗرت محنت کرنٕچ کمٹمنٹ تھاونٕچ آنیسٹ اپروچ تھاونٕچ تہٕ دوٚیِم چھُ اِمِجیٹ چھُنہٕ تیوٗتاہ یہِ چھُ وِدن نو ٹایم یہِ سکسیس ٹیکس ٹایم بٹ دے ول سکسیڈ انشاء اللہ تعالیٰ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اَسہِ گٔے سٮ۪ٹھاہ خوشی زِ تۄہہِ اوٚنوٕ تشریٖف پننہِ زندگی متعلق پنٕنٮ۪ن تجرباتن متعلق کٔروٕ اَسہِ سۭتۍ کتھ. سٮ۪ٹھاہ شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ بچوں کو ڈھیر سارا پیار دیں بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام کرے. دیو میں ہمارے راز اجازت بھیجو تُہۍ تہِ تہٕ أسۍ تہِ خۄدایس حوالہٕ. اللہ حافظ. جناب